हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिंदी का फुल पेपर सोल्यूशन। जी हाँ, ये गेस्ट पेपर है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम, बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम। देखिएगा, इसमें हमने ना पूरा ए टू जेड टॉपिक लिया है, एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं है। ठीक, पूरा हम लोग कवर करेंगे। पूरा 100 नंबर का आपका पेपर आता है हिंदी में। 100 नंबर में 100 नंबर पूरा देखने वाले हैं। सबसे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा एक बार। और एक चीज और, आप लोग ना यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लो भैया, और टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी जरूर ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको नीड है, लग रहा है कि हाँ सर जो दे रहे हैं वो बहुत तगड़ा वाला है, तो आपको मैं 7 सेट पेपर बनाया हूँ महाभारत बैच के नाम से, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। जी हाँ, जैसे बोर्ड में आता है सेम टू सेम, एकदम फुल सॉल्व, एकदम तगड़े फंसने वाले प्रश्न। मात्र 101 रुपए में इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सभी चीजों को, बस पेपर में मैंने दिया है। लेकिन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चैलेंज करते हैं, कल पेपर है, आज उसको रट के जाइए, पूरा फंसेगा। ठीक, 3 घंटे 15 मिनट का आपको सर पेपर में टाइम मिलेगा। ये इसी 3 घंटे 15 मिनट में करेजा आपका पूरा भविष्य निर्णय होगा। मतलब पूरे भविष्य की एकदम तगड़ी चीज होने वाली है। पहले बात, एक सामान्य होता है, एक साहित्यिक हिंदी होता है। तो जो सामान्य साहित्यिक हिंदी में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बस खंड क में थोड़े बदलाव हो जाते हैं। बाकी सब खंड क वाला सेम टू सेम, सामान्य और साहित्यिक दोनों में सेम होता है। ठीक, ये बात ध्यान दीजिएगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में ये दिया गया कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है सर, निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आपके लिए आवश्यक रहेगा। सबसे पहले आपका खंड क रहेगा, जो कि 50 अंकों का रहने वाला है। मतलब सर 50 नंबर का रहने वाला है। खंड क आपका 50 नंबर का रहने वाला है। खंड क में जब पहली सवाल और दूसरे सवाल की बात करें तो ये आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। पहला है यहाँ पे, पहले का प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? तो जो प्रताप नारायण मिश्र थे, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है सर, प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी सर? प्रताप नारायण मिश्र की है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिशड़ी ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला यहाँ पे, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं भैया। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा भी किसकी है सर? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगर हम बात करें चुप्पे चौबदे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगर हम बात करें गुरुजी अशोक के फूल, ये भी सर किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्यों? क्योंकि सर फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं पेड़ों में, और उनको भी गुलाब पसंद है। मैं गुलाब ले जाकर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अगला यहाँ पे है प्रश्न, देखिएगा वही है। अगला आ गया ना प्रश्न, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? सबसे पहले लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और किस विधा की रचना है, किस प्रकार की रचना है? तो ये एक निबंध है। रचना तो है, लेकिन रचना में कौन सा प्रकार है? जैसे कि रचनाएं कई सारे प्रकार की होती है, जैसे निबंध होता है, नाटक होता है, काव्य होता है, अनुदित कथाएं होती है। ठीक, इस प्रकार से होता है। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारत की दुर्दशा किस विधा की रचना है? पूछ ले, क्या पूछ ले? किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो आप सीधा बोलेंगे है क्या सर? नाटक है। तो इस प्रकार से आपको क्या देना रहता है? आंसर देना रहता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इनमें से गद्य किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? तो आत्मकथा का स्थान नहीं है। कहानी का भी स्थान है, नाटक का भी स्थान है, और उपन्यास का भी क्या स्थान है? अगला प्रश्न दूसरे हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की रचना सर है। तो हिंदी साहित्य की जो आधुनिक काल की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। जो चांद का मुंह टेढ़ा है सर, ये किसकी सर? ये है हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की सर क्या है? प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगला सर यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, क्या है? हरिऔध का पूरा नाम है। हरिऔध का पूरा नाम सर क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। बोले तो हरिऔध का पूरा नाम है। छायावाद की मुख्य विशेषता है, छायावाद की जो मुख्य विशेषता है सर, प्रकृति का चित्रण। प्रकृति का जो चित्रण है सर जी, यह छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ठीक, अगला यहाँ पे सर घ वाला प्रश्न है। घ वाला क्या क्या प्रश्न है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को भी नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो सुमित्रानंदन जो पंत है भैया, ये प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ये भी आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो तार सप्तक का जो संपादक भैया, ये अज्ञे हैं। प्रथम तार सप्तक, द्वितीय, तृतीय, और तार सप्तक का प्रकाशन ये खूब पेपर में पूछा जाता है। ये चीज आप लोग रट लीजिएगा।
अगला यहाँ पे तीसरा नंबर जो सर ये है, ये क्या है सर, ये गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश। जो अपना गद्यांश आने वाला है सर, ये 10 नंबर का रहेगा। इसमें 5 सवाल रहेंगे, हर एक सवाल को आपको 2 नंबर मिलने वाला है, तो 10 नंबर के आपके सर सवाल रहने वाले हैं। ठीक है क्या यहाँ पे सर गद्यांश? यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमाग की कसरत ही बनी रहे, तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में जड़े हैं, तो उसमें उनका प्रयोग किया किया नहीं जाए, तो उसके पीछे का उद्देश्य का क्या होगा सर? कुठाराघात होगा। ठीक। सबसे पहले सर ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या पड़ेगा सर? ढूंढना पड़ेगा। हम आपको कुछ ट्रिक और अप्रोच बताएंगे, तभी तो सर यस केमिस्ट्री अलग आपको दिखेगा ना, है कि नहीं? दिखेगा तो बहुत सिंपल भाषा में। यहाँ पे आपको भाषा शब्द दिखा है। क्या दिखा है? भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से। दिमागी कसरत आपको शब्द दिख जाए, नवीनीकरण आपको दिख जाए, कुछ पंडित शब्द दिख जाए, आचार्य, पंडितों आचार्य, तो ये जब आपको शब्द दिखे, भाषा दिख गया, तो यार समझ लीजिए कि भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। अब बात करेंगे तो लेखक कौन है? भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? हम सर इसको कैसे देखेंगे? तो जो भाषा होती है, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अब लेखक का नाम है आपको याद करना है। उनसे बात होती गुरुदेव का कॉल पर रात में, तो उनकी भाषा बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बात करने का मन करता है घंटों-घंटों, है कि नहीं? सुंदर लगती है तभी तो बात करते हैं। अब कर्कश आवाज़ होती है, एकदम जैसे होते हैं ना कि भैया जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते में 2 कंडीशन होती है, एक मेल और एक फीमेल। हाँ, पागल वाला एकदम काँव, 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 काँव। मान लीजिए अगर वैसी आवाज़ होती, तो आप बात करते? नहीं सर। भाषा उनकी कैसी सुंदर है। तो सुंदर मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भैया यहाँ पे। हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, ठीक है ना? कि भाषा बहुत सुंदर होती है, उनकी सर बहुत सुंदर भाषा है, ठीक? तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन भैया? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो याद करने का ये सब तरीका है। जब आप ऐसे टिप्स से याद करोगे ना, तो चीज़ें आपको याद होंगी और लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। तो लेखक कौन है? प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, तथा इस गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? भाषा और आधुनिकता है। दैट्स ऑल मैटर, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश में क्या करना रहता है? कुछ भी नहीं करना रहता बेटा, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत सिंपल में करे जाए एकदम। जीरा हरिहरा आ जाएगा, बहुत तरीका से ही बता रहे हैं। ये जो दिया गया है, यदि यह नवीनीकरण कुछ सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे, तो भाषा गतिशील नहीं होती। आप इसी को सेम टू सेम उतार दीजिएगा, आपको एग्जामिनर 1 नंबर देगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे, तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखेंगे? लेखक कहता है कि भाषा का सीधा संबंध जनता से व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृत एवं परिवर्तित की जाती है, वह उतनी ही अधिक जीवंत और चिरस्थायी होती है। भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, कुठाराघात का आशय है। कुठाराघात का आशय मतलब किसका? हिंदी का मतलब क्या होता है गुरुदेव? इसका हिंदी क्या होता है? तो कुठाराघात का मतलब होता है हानि पहुंचाने वाला कार्य। जो हानि पहुंचाने वाला किया गया कार्य होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कुठाराघात कहते हैं। क्या कहते हैं? कुठाराघात कहते हैं। अगला है, भाषा का सीधा संबंध किससे है? सर भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो आप लिखेंगे भाषा का सीधा संबंध जनता से व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है, क्योंकि जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृति एवं परिवर्तित की जाती है, वह उतनी ही अधिक जीवंत और चिर अस्थायी होती है। दैट्स ऑल मैटर, काम खत्म। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने का क्या परिणाम होगा? तो नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर उसके पीछे के उद्देश्य पर क्या होगा सर? कुठाराघात होगा। क्या होगा? कुठाराघात होगा। ठीक, इतना। कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छापिएगा, मैं आपके साथ हूँ, चिंता मत करिएगा सर। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको करवा देंगे। फंसने वाले सर पेपर आपको हम करवाएंगे एकदम तगड़े वाले, जो सर आपके बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी के दिन फंसेगा, और आप लोग रटते चले जाइए, कुछ करना नहीं है। अगला लिखेंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पहवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति में मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने प्रश्न बोला है कि सर उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत पद पाठ का शीर्षक जो है भैया श्रद्धामनु है, और इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। अगला यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या रहता है?
कुछ करना नहीं होता बेटा, जिसके नीचे लाइन यहाँ पे खींची गई हो आपको उसी का हिंदी लिख देना है और आपको कुछ भी नहीं करना होता। ठीक, बना बना के लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा, इसको कर लेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला यहाँ पे प्रश्न है, यह पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? तो उपयुक्त पद्यांश जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी महाकाव्य का अंश है। अब कामायनी ये क्या है? महाकाव्य है, और कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ये पेपर खूब पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये बात ध्यान देना। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी? 15 है। अगला यहाँ पे, समर्पण लो सेवा का साल सजल संस्कृति में कौन सा अलंकार है? तो समर्पण लो सेवा का साल सजल संस्कृति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। संस्कृति और उत्सर्ग शब्दों का अर्थ बताइए भैया। तो संस्कृति का अर्थ जो होता है संसार होता है। क्या होता है? संसार होता है, जगत होता है, विश्व होता है, और क्या होता है? जग होता है। उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है सर? त्याग होता है। क्या होता है उत्सर्ग का अर्थ गुरुदेव? त्याग होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? 5 का क है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, 80 शब्दों में लिखना है। वो डायरेक्ट बोला है 80 शब्दों से ज्यादा आप मत लिखिएगा, आप बेफालतू में टाइम मत लॉस करिएगा, जितने में आपका काम हो जाएगा उतना ही लिखना है सर। 3 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वासुदेव सटग्रवाल हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं। मैंने तीनों को पढ़ाया है आपको। कहाँ पे? एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, परिवर्तन बैच मैंने पढ़ाया है, पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दी गई है, मिल जाएगा वहां पे। ठीक, जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग आंसर किसका देंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। तो लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम क्या था भैया? श्रीमती ज्योतिषमती था। इनके पिता उच्च कोटि के ज्योतिष विद्या के ज्ञाता थे। वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बसरिया के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया और 19 मई 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए, यानी कि ये इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे निबंध संग्रह है, उपन्यास है और अन्य रचनाएं। तो निबंध संग्रह जैसे अशोक का फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज इत्यादि इनके इसके सर क्या है? निबंध संग्रह है। उपन्यास कौन कौन सा इनका? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, रामदास का पोथा इत्यादि इनके उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं सर कौन कौन से? संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संधिरासक, ब्रजवा, सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, मेघदूती, एक पुरानी कहानी, साहित्य सच्चर, सहज साधना इत्यादि इनके सर क्या है? यहाँ पे उनके प्रमुख अन्य रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। इनका साहित्यिक परिचय भी लिखना है ना, तो लिख दीजिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के संस्कृति में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृति साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर अध्ययन किया और कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की और उनके धर्मों तथा मत मतांतरों के साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गंभीर मनन व चिंतन भी किया था। अगला आपके पेपर में आएगा, वो क्या आएगा सर जी? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर देना है सर। 5 नंबर का पेपर में आएगा। पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है मैथिली शरणगुप्त, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत। क्या है सर? सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे हम देंगे सर रामधारी सिंह दिनकर का। किसका देंगे? रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय भी लिख लेंगे। जीवन परिचय के बाद ही साहित्यिक परिचय आता है पेपर में लिखने के लिए। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार मुंगेरी जनपद के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया और कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इन्होंने 1951 से 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्रकवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ और रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल सन 1974 को हो गया था। ठीक, इनका सर साहित्यिक परिचय लास्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और उन्होंने प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इनकी प्रथम काव्य संग्रह प्रमुख है, जैसे रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है। उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। उन्होंने सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि विषयों पर उन्होंने काव्य रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे रेणुका है, हुंकार है, धूप छांव है, बापू है, इतिहास के आंसू है, रश्मिरथी है, नीम के पत्ते हैं, मगध, महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल इत्यादि जो है भैया, ये हमारे क्या इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अगला आपके पेपर में आने वाला है। पेपर में क्या आएगा?
ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, अथवा पेपर में देगा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना रहेगा सर, 5 नंबर का रहेगा। एक बात याद रखना, अगर आपको सर सफलता पाना है ना, सर मेहनत तो करना पड़ेगा सर। मेहनत जितना ज़्यादा करेंगे, आप सफल उतना ही ज़्यादा होंगे, आप उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। सफलता पाने के लिए सर हमें दिन-रात मेहनत करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? और फिर सर हमारे माँ-बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो क्या सर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते सर? उनको गिफ्ट क्या दे सकते हैं, आप सोचिए। उनको हम गिफ्ट क्या दे सकते हैं सर? हम उनको गिफ्ट के रूप में हम पढ़कर अच्छा रिज़ल्ट लाकर सर उनको गिफ्ट दे सकते हैं। अब ये गिफ्ट देना सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सर उनको क्या गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं, और मैं चाहता हूँ सर कि आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा करें, बहुत ही अच्छा करें, और इतना ऊपर जाए कि आपके माँ-बाप बहुत खुश हैं सर, आपकी इस चीज़ों को देखकर कि हाँ, मेरा बेटा देखो क्या कर रहा है, ठीक? अगला यहाँ पे लिखेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य, क्या लिखेंगे सर? बहादुर कहानी का उद्देश्य इसमें लिखेंगे अमरकांत कृत बहादुर का उद्देश्य समाज की मृदुपता और उसके चेहरे चरित्र की सटीकता के साथ उजागर करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष के अमानवीय रूप के दर्शन कराना तथा उसे सहानुभूति से विजित करना है। शोषितों के प्रति मानवता और राष्ट्र एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेदभाव के कारण दिलों में पड़ी दरार भर देता है। लेखक का मध्यवर्गीय परिवार घर से भागकर आए लड़के बहादुर का जमकर शोषण करता है और झूठे दिखावे व शान शौकत के लिए बहादुर को नौकर रखता है। निर्मला का लड़का किशोर उस पर रौब जमाता है और उसे बात बात पर मारता पीटता है। ये क्रियाकलाप मध्यवर्गीय परिवार की शोषक मानसिकता को अभिव्यक्त करते हैं तथा बहादुर की टूटती हुई मनोस्थिति को मानवीय तरीकों से महसूस कराते हैं। वर्ग संघर्ष की परिपाटी किस प्रकार एक छोटे बच्चे के मनोविज्ञान को प्रभावित करती है और मध्यम वर्गीय परिवार सत्कर्मों के आवरण के पीछे दुष्कर्मों और शोषण के की निष्कृष्ट श्रृंखला को छिपाए रखते हैं, यही प्रकट करना इस कथा का क्या सर जी उद्देश्य है। दैट्स ऑल मैटर, ठीक। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर जी स्वपठित खंड काव्य, क्या यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर करना है। पहला है मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, अथवा पेपर में आएगा वो नहीं कर सकते तो आपको ये करना रहेगा, क्या करना रहेगा यहाँ पे मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के कथानायक पर आपको प्रकाश डालिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा मतलब ग में रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चारित्रांकन कीजिए, अथवा वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं आप लोग कि रश्मिरथी खंड काव्य के द्वितीय सर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अब वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं त्यागपति खंड काव्य के तृतीय सर की कथा अपने शब्दों में लिखिए, अथवा त्यागपति खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न यहाँ पे क्या है, आलोक वृत्त खंड काव्य के फर्स्ट सर्ग यानी कि नमक सत्याग्रह की कथा अपने शब्दों में लिखिए, अथवा पेपर में नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए, ठीक। उसके बाद च वाला प्रश्न है वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चित्रांकन कीजिए, ठीक, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के किसी मार्मिक प्रसंग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो आप अपने जिले के अनुसार याद करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु लिख रहे हैं, किसके बारे में सर जी? मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे इसमें? इसमें लिखेंगे गांधी जी अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से 24 दिनों की यात्रा पूर्ण करके दांडी गांव पहुंचने और सागर तट पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। दांडी यात्रा के नाम से यह घटना प्रसिद्ध हुई और सत्य और अहिंसा पर आधारित इस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों की कठोरता का दमन किया और अंग्रेजों समेत गांधी देश के कई नेताओं को कारागार में डाल दिया और गांधी जी ने कारागार में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। जिस तरह अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता गया, ठीक उसी तरह मुक्ति यज्ञ तीव्र होता गया और गांधी जी ने भारतीयों में उत्साह और जागृति उत्पन्न करने के लिए भारतीयों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगाया, जिससे संपूर्ण देश में क्रांति की लहर चल पड़ी और उस रात गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया और अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार से भारतीयों में भारी रोष था और जिसके विरोध में भारतीयों ने चारों तरफ हड़ताल कर तालाबंदी कर दी। आगे करेंगे यहाँ पे, आगे क्या लिखेंगे? पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण सभी काम काज ठप हो गए। कस्तूरबा गांधी का स्वर्गवास जेल में ही हो गया और व्यापक जन विरोध के कारण अंग्रेज भारत छोड़ने का
को विवश हो गए और 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर चले गए और भारत की आजादी मिल गई। परंतु जाते समय अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े कर गए और आज भारत पाकिस्तान के रूप में दिखाई देता है। इसके कारण गांधी जी बहुत दुखी हुए। जिस वक्त सारा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी समय नोआखाली में नोआखाली में सांप्रदायिक दंगा हो गया। क्या हो गया भैया? सांप्रदायिक दंगा हो गया और गांधी जी ने इस घटना से दुखी होकर उपवास किया। नाथूराम, यहाँ पे नाथू रहेगा, नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दिया। फिर यहाँ पे सर अपना क्या शुरू होगा? सर खंड ख शुरू होगा। अब जो सर खंड ख शुरू होगा, ये सर जी अपना शुरू होने वाला है सर संस्कृत के गद्यांश पद्यांश से शुरू होने वाला है। कहाँ शुरू होने वाला है सर? संस्कृत के गद्यांश पद्यांश शुरू होने वाला है। और कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? चलिए सर, यहाँ पे है अस्य निर्माणाय आयम जनाम धनम से लेकर कहाँ से कहाँ तक भैया? ये पूरा संस्कृत वाला, ध्यान दीजिएगा, मालवीय तक है। अब हम सर इतने बड़े ज्ञाता तो है नहीं संस्कृत के कि एक एक शब्दों का उल्लेख करेंगे, हाँ, लेकिन समझा देंगे, इंपॉर्टेंट है, ये करवा दे रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो ये सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे संदर्भ में? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य संस्कृत दिनदर्शिका के महामाना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। हिंदी अनुवाद लिखेंगे, शिक्षा से ही राष्ट्र और समाज में नव प्रकाश का उदय होता है, इसीलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और महायज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायमान है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखा दिया कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से क्या किया सर? ये संबोधित करना आरंभ कर दिया। अब उसके बाद ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। सब 7 नंबर का पेपर में आएगा। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि से लेकर कहाँ तक है भैया? लोकात्मन प्राणाम चिंतांसी को नु विज्ञातु महर्षि तक है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका में संकलित सुभाष रत्नानी नामक शीर्षक से क्या है सर? अवतरित है। फिर इसका लिखेंगे हिंदी में अनुवाद, क्या लिखेंगे? जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। वह कठिन परिस्थितियों और विपरीत स्थितियों में वज्र की तरह कठोर हो जाते हैं और वे जितने कठोर होते हैं उतने ही विनम्र और सहृदय भी होते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण सज्जन व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान पाते हैं। ठीक, उसके बाद आपके पेपर में आएंगे सर लोकोक्ति और मुहावरे। 2 नंबर का आएगा सर, 4 ठो रहेगा, एक करना रहेगा। भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध, पानी का पानी होना और आंख का अंधा नाम नयन। तो सबसे पहला यहाँ पे सर जी, भीगी बिल्ली बनना अर्थात डर के मोर मारे चुप रहना। वाक्य प्रयोग, रमेश ने पुलिस को देखकर वह भीगी बिल्ली बन गया, डर के मारे चुप हो गया। हाथ पीले करना मतलब शादी करना यानी विवाह करना। वाक्य प्रयोग, आपने तो रानी के हाथ पीले कर दिए और हमसे कहा भी नहीं। दूध का दूध, पानी का पानी होना यानी कि उचित निर्णय करना। वाक्य प्रयोग, रमेश मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, सच सच बताओ, नहीं तो मैं अभी दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। ठीक, अगला यहाँ पे सर चौथा वाला है, क्या यहाँ पे? आंख का अंधा नाम नयन सुख अर्थात गुणों के विपरीत नाम का होना। वाक्य प्रयोग, इनका नाम सुरीली है पर आवाज कितनी भद्दी है, इसे कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। उसके बाद यहाँ पे सर क्या है आपका? सर अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए, 5 नंबर का आएगा। ये मैं आपका 1 शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगा, इसकी चिंता मत करिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न सर क्या है? यहाँ पे का वाला निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 2 नंबर का है। द्रव और द्रव्य, तो द्रव मतलब तरल पदार्थ होता है, द्रव्य मतलब धन होता है। हरि और हरा, हरि मतलब विष्णु और क्या होता है सर? शंकर होता है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तात, तीर, कुल। तो तात मतलब पुत्र और व्यक्ति, पिता, कुल मतलब परिवार समूह, तीर मतलब बाण और किनारा होता है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया उसको समतापी कहते हैं, पीने की इच्छा रखने को पिपासु कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना है। कौन है भैया? आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, कृपया मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। कानपुर एक औद्योगिक नगर है। तो पहला है, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमती है, कृपया मेरे घर पधारिए। उसके बाद तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, कानपुर एक औद्योगिक नगर है। फिर यहाँ पे आपका रस छंद अलंकार आएगा सर, इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का आपका एक वीडियो में है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है? यहाँ पे श्रृंगार रस अथवा करुण रस का अस्थायी भाव बताते उसका एक उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे अगर अस्थायी भाव लिख दिए तो आपको परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, तब आप ये मत लिखिए। बट अगर नहीं लिखे तो ये करिएगा जैसे दिया रहेगा।
तो लिखेंगे करुणस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुणक की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी गलती मिट आज चली। दैट्स ऑल मैटर। उसके बाद अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का आपको लक्षण सहित उदाहरण देना है। तो मैंने अनुप्रास अलंकार लिया है। जब काव्य में समान वर्ण बार-बार आते हैं, तो वहाँ स्वर समान हो अथवा असमान हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाया। स्पष्टीकरण उपयुक्त काव्य पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार-बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद आएगा आपका दोहा छंद अथवा सोटा छंद आएगा। तो एक ले लीजिए, मैंने दोहा छंद का यहाँ पे उदाहरण दिया है। अब यहाँ पे अगर उन्होंने मात्रा नहीं दिया है, तो आपको मात्रा लिखने की जरूरत नहीं है, कौन लघु और कौन गुरु है। सीधा उदाहरण लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। दोहा अर्ध समात्रिक छंद है, यह 4 चरणों में विभक्त होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसमें द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में लघु और क्या होता है, गुरु होता है। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की छाई पर श्याम दुरित हत, श्याम हरित दुति हुए। उसके बाद 13 नंबर है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 13 नंबर, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपने गांव में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, अथवा आपने विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिया है, पत्र वाला दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीधा लिखिएगा, सेवा में प्रिय प्रधानाचार्य, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, विषय विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निवारण हेतु महोदय आपको सूचित करना मेरी गहरी चिंता है। हमारे विद्यालय में कंप्यूटरों में कुछ समस्या हो रही हैं। कई कंप्यूटर में बूटिंग और सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे छात्रों के विद्यार्थी जीवन में कठिनाई हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समस्याओं को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं। क्या हम शीघ्रता से कुछ नए कंप्यूटर को खरीदने पर विचार कर सकते हैं, ताकि शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को बिना किसी अवरोध के अच्छी तकनीकी सुविधाएं मिल सके। आपकी कृपा होगी। धन्यवाद। फिर दिनांक डालेंगे, भवदी अवसर डालेंगे। दैट्स ऑल मैटर। आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। क्या है यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेल 2020 2022, इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, मेरे प्रिय साहित्यकार। तो ये तो भैया जो आपका साहित्यिक परिचय याद रहेगा, किसी भी लेखक या कवि का लिख दे रहा, काम खत्म। तो ये भैया एकदम 24 फरवरी को छपने वाला सर, एकदम 100 में 100 नंबर वाला साहित्य सामान्य हिंदी का पेपर मैंने आपको दिया है। इसको तैयार कर लेना। इस प्रकार से मैं आपको सारे सेट करवा दूंगा, और हम प्रेफर कि यहाँ पे अब आपका लाइव क्लास भी लेना शुरू कर देंगे यूट्यूब पे, तो चिंता मत करिएगा, सारी क्लास का आप शेड्यूल आपको टाइम मिल जाएगा। देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।